सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ KTP कृष्णा टीचिंग पॉइंट। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। जैसे कि वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमेंट हैं, अप्रिशिएशन मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो अब मैंने वीडियो बनाई है, इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आप लोग सोच रहे होंगे चैप्टर 4 से क्यों स्टार्ट कर दिया और चैप्टर्स की वीडियो क्यों नहीं डाली है। एक कमेंट आया था मेरी यूट्यूब वीडियो पर कि मेरे को चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लेन करना है, किसी का डाउट है, तो मैंने पहले इस चैप्टर को ले लिया है। और वैसे भी ज़्यादातर स्कूल्स में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर को ज़रा छोड़ देते हैं क्योंकि वो थ्योरेटिकल ज़्यादा है। फोर्थ चैप्टर से ही ज़्यादातर स्कूल में स्टार्ट किया जाता है स्टैटिक्स का सिलेबस। तो आज भी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। देखो, स्टैटिक्स के अंदर चीज़ों को बहुत नॉर्मली और आसानी से समझना होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है स्टैटिक्स के अंदर, ईजिली समझ जाओगे। अब जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे समझते जाओ, और मैं सोच रहा हूँ कि आप इसे नोट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो मैंने बनाया है ये सब डिफाइन मैंने अपनी तरफ से बनाई है खुद। द कलेक्टेड डेटा इज अ कॉम्प्लेक्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ फिगर। देखो, कलेक्टेड डेटा में क्या है, कलेक्टेड डेटा में ये रॉ डेटा कह रहा है। रॉ डेटा कैसे, या तो प्राइमरी सोर्स होगा, या तो मैंने खुद कलेक्ट किया है, या आपने खुद कलेक्ट किया है सर्वे करके, या फिर होगा सेकेंडरी सोर्स से। ठीक है, मतलब कि कहीं से पब्लिश था पहले से, आपने उसे अपने यूज़ के लिए ले लिया। ये कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स वर्ड से क्या समझते हो, इसे समझने में बहुत दिक्कत आती है, डिफिकल्टी होती है। ठीक है, एंड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ फिगर। मास ऑफ फिगर क्या है, रॉ डेटा को ही कहा गया है। मास ऑफ फिगर्स मतलब कोई न्यूमेरिकल हमारा रॉ डेटा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में, वो अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक का एक जगह पे नहीं है, कोई चीज़ ऊपर है, कोई चीज़ नीचे है। एक बात है कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा उसे देख के, ना उसे समझ पा रहा, ना किसी को समझा पा रहा। ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। मैं इस वीडियो के अंदर 3 एग्जाम्पल लूँगा इसके लिए, और तीनों एग्जाम्पल पूरे इन्हीं तीनों चीज़ों पे लेके बताऊँगा। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज। अब क्या होता है, ये रॉ डेटा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। कॉम्प्लेक्स माने बहुत ही ज़्यादा घिचपिच है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का डेटा इधर उधर है, मतलब एक जगह पे नहीं है, कोई इजीली समझ नहीं पा रहा, अनऑर्गेनाइज्ड है। विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। एनालाइज माने एग्जामिन या फिर स्टडी करने में, मतलब उसे पढ़ने में, समझने में, एंड इंटरप्रेट किसी को समझाने में, मतलब खुद भी पढ़ने में। अगर आप उसे एग्जामिन कर रहे हो या उसे पढ़ रहे हो आपको भी दिक्कत होगी। अगर आप किसी को समझाना चाह रहे हो उस रॉ डेटा के थ्रू, तो वो भी नहीं समझ पाएगा ढंग से, क्योंकि इसमें चीज़ें क्लियर नहीं होती है ढंग से। ये अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है। ठीक है, देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेक द डेटा कैपेबल, इसी वजह से डेटा को इस कैपेबल बनाने के, इस लायक बनाने के कि हम उससे एनालाइजिंग कर सकें, मतलब खुद समझ जाएं और दूसरे को भी समझा सकें उससे, इसलिए हमने क्लासिफाई की, इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब रॉ डेटा का क्लासिफिकेशन हम इसीलिए करते हैं ताकि हम उसे इजीली समझ सकें और औरों के सामने रिप्रेजेंट कर सकें। और ये टेबुलेट करते हैं। देखो, टेबुलेट वाली बात को अभी हटा दो, क्योंकि ये जब तक लिखा रहेगा आप लोग कंफ्यूज हो गए। टेबुलेट का मतलब कुछ नहीं है, जो डेटा क्लासीफाई होकर निकल के आएगा उसे टेबुलर फॉर्म में रख देना, वो टेबुलेशन होता है। लेकिन अभी हमें बात करनी है क्लासीफाई के लिए। दोबारा इसी डिफाइन को देखो, मतलब इस 2 लाइनों को देखो कि जो कलेक्टेड, हमने डेटा कलेक्ट किया है, जो मेरे पे डेटा है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कि सही तरीके से अरेंजमेंट नहीं है, सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं है, पहली बात। ठीक है, सिस्टमेटिक फॉर्म में ना होने की वजह से ही डिफिकल्टी होती है समझने में, उसे पढ़ने में, और किसी को एक्सप्लेन करने में, मतलब इंटरप्रेट करने में, किसी और को बताने में, वो भी नहीं समझ पाता। इसीलिए हमें उस डेटा को क्या करना है, इस कैपेबल बनाना है, मतलब इस लायक बनाना है, ताकि हम उसे खुद भी समझ सकें ढंग से और सामने वाले को भी समझा सकें इजीली, और वो भी समझ जाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, उस रॉ डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब पहले बात देखते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस। जो आपके पास डेटा था, रॉ डेटा, उसको क्या करोगे, सीक्वेंसेस यानी ऑर्डर में लगाओगे। किसी भी ऑर्डर में लो, असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे भी लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। और क्या करोगे, आपने जो ऑर्डर में लगाया है उसे कुछ ग्रुप्स में रखोगे। ग्रुप्स में कैसे, एग्जांपल बताऊंगा तब समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। क्या करना है, आपके पास जो रॉ डेटा है उसे सीक्वेंसेस में रखो, ऑर्डर में रखो, कुछ ग्रुप्स बनाओ जिसके अंदर सेम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के जो डेटा हैं उन्हें रखो। मतलब पार्ट तो थोड़े अलग अलग होंगे लेकिन डिफरेंट पार्ट होंगे बट रिलेटेड। मतलब ये नहीं है आपने उसका एक पार्ट पूरा गायब ही कर दिया, उसी रॉ डेटा का अगर वो पार्ट है तो उसी के संग दिखाया जाएगा वो, क्योंकि सामने वाले को हमें रिप्रेजेंट करना है वो पूरा का पूरा। अब आपने बात देख ली, क्लासिफिकेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम डेटा को अरेंज करेंगे, कैसे, एक सीक्वेंस या ऑर्डर में, सिस्टमेटिक फॉर्म में, और ग्रुप्स में उसे मतलब ग्रुप्स में रखेंगे। जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें एक एक ग्रुप में रखेंगे। उसके बाद अलग अलग पार्ट्स में होंगे लेकिन रिलेटेड होंगे, एक दूसरे से रिलेट करते होंगे।
ये बात हमने देख ली क्लासिफिकेशन क्या कहता है। अभी थोड़ा समझ रहा हूँ मैं, कम समझ में आ रहा होगा डिफाइन के थ्रू। अभी 3 एग्जाम्पल लूँगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इसे, बस वीडियो एंड तक देखना। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। देखो अब आया चैप्टर का नाम, मैंने ऐसा क्यों किया इस बात को नीचे समझो। हम पे पहले क्या आता है, रॉ डेटा। रॉ डेटा को हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड डेटा फ्रॉम विच वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इजीली एंड फेसेस डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड। मतलब एक बंदा अच्छे से नहीं समझ पाता, उसे डिफिकल्टी होती है समझने में। माना समझ जाएगा, बहुत टाइम लगेगा समझ जाएगा, लेकिन डिफिकल्टी हो रही है। इकोनॉमिक्स के अंदर एक बात याद रखो, खास करके स्टैटिक्स में, कि जो भी डेटा आप रिप्रेजेंट करोगे, आपको जो भी डेटा प्रेजेंट करना है वो इजी फॉर्म में करना है, इजी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। डेटा रिप्रेजेंटेड, डेटा मस्ट रिप्रेजेंटेड इन अ इजी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। मतलब जितना ज़्यादा आप उसे इजी कर सको उस फॉर्म में आपको उसे रिप्रेजेंट करना है, ताकि सामने वाला हो सकता है आपके बिना बताए उसे देख के समझ जाए। तो ये बात यहाँ थी कि सबसे पहले मैंने आपको बताया रॉ डेटा कैसा होता है, अनऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से कोई समझ नहीं पाता, खुद भी ना किसी और को समझा पाता, इंटरप्रेट नहीं कर पाता। इसी वजह से हमने उस डेटा को इस लायक बनाना है ताकि हम उससे एनालाइजिंग कर सकें, और इसीलिए हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये रॉ डेटा था, मैंने इसका क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन करके बन गया ऑर्गेनाइज डेटा। अब देखो ऑर्गेनाइज डेटा किसे कहते हैं, ये वो डेटा है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में क्या होता है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखते हैं हम जो हमारे पास रॉ डेटा था, सिस्टमेटिक ऑर्डर में जो भी हमारे पास रॉ डेटा था उसे, ताकि वो डेटा इतना ईजी हो जाए कि कोई भी उसे आसानी से समझ सके और वो सूटेबल हो जाए, मतलब आगे की जो भी ज़रूरत हो स्टैटिकल ट्रीटमेंट में, आगे जो भी कुछ और काम पड़े उससे, तो ईजिली उससे फुलफिल कर पाएँ। सिंपल सी बात है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में कि जो डेटा आपके पास है अब वो किस फॉर्म में आ गया। ऑर्गेनाइज डेटा का मतलब है, यहाँ पे मैंने मीनिंग दिया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में क्या होता है कि आपका जो पास रॉ डेटा था अब वो एक किस फॉर्म में आ गया, सिस्टमेटिक फॉर्म में, एक ऑर्डर के अंदर, जिससे कि अब कोई भी उसे इजीली समझ सकता है और इजीली किसी को समझा सकता है। तो ऑर्गेनाइज डेटा को मैं क्या कह सकता हूँ, जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल है। अब इजीली अंडरस्टैंडेबल, देखो अब लेते हैं एक एग्जाम्पल। ये तीनों चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ ली। अब मैं दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल इसके लिए। सपोज करो, एग्जाम्पल पे ध्यान देना, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ अब, कि एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं कोई, ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक 11th क्लास है एक जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स हैं टोटल। प्रिंसिपल ने कहा क्लास टीचर से कहा कि आप एक काम करो, अपनी क्लास के स्टूडेंट से कह दो कि भाई अपनी क्लास 10th का रिजल्ट ला के दे दें। मतलब कि प्रिंसिपल ने टीचर से क्या कहा, आप अपनी क्लास का मेरे को लास्ट ईयर का रिकॉर्ड दो कि 10th में उन बच्चों की कितनी परसेंट आई थी, वो रिकॉर्ड मेरे को दे दो, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो क्लास टीचर थे उन्होंने क्लास में आके अनाउंस किया, क्लास 11th में 50 स्टूडेंट्स हैं, कि आप अपनी क्लास 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी कर लेके आ जाना। उन्होंने कह दिया, अगले दिन ही 50 स्टूडेंट्स अपनी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लेके आ गए, ठीक है, यहाँ तक बात सही है, समझ में आ रही है। प्रिंसिपल ने कहा क्लास टीचर से कि आप अपनी क्लास के स्टूडेंट से कहिए, मतलब कि प्रिंसिपल सर ने क्लास टीचर से कहा कि मेरे को आपकी क्लास के लास्ट ईयर का रिकॉर्ड चाहिए, मतलब क्लास 10th का रिजल्ट पता करके बताइए किस बच्चे की कितनी परसेंट थी, ठीक है। तो अब इन्होंने 50 बच्चों से कह दिया अनाउंस करके कि अपनी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी ले आना। तो इन्होंने 50 फ़ोटोकॉपी जो आई बच्चों के पास से मार्कशीट की 10th की, वो इन्होंने स्टेपल करके ये लेके गए कहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफिस, कि सर ये लीजिए, आपने जो डेटा मांगा था मुझसे मैं ले आया। ये डेटा सेकेंडरी होगा क्योंकि इन्होंने खुद तो सर्वे नहीं किया, वो पहले से पब्लिश था एज अ रिपोर्ट कार्ड उनके पास CBSE के थ्रू, उन्होंने उनसे मांगा, दे दिया, सेकेंडरी डेटा वो ले आए यहाँ पे, ठीक है, प्रिंसिपल सर के पास डेटा आ गया। लेकिन क्या है, ये रॉ डेटा है। तो प्रिंसिपल सर क्या कह रहे हैं, भाई तुम इतना कॉम्प्लेक्स डेटा लेके आए हो और एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को लेके आए हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं इन 50 स्टूडेंट्स के क्या रिजल्ट को पलट के देखूँ कि किसकी हाईएस्ट आई है, किसकी लोएस्ट आई है, क्या करूँ बताओ। प्रिंसिपल सर ने क्या कहा, आप रॉ डेटा लेके आए हैं, इतना कॉम्प्लेक्स है कि मैं इसमें से कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं देखना चाहूँ किसकी हाईएस्ट है तो मैं यही पेपर पलटते रहूँगा 50 के रिजल्ट, कि अच्छा आगे 94 दिखी, पीछे अच्छा 93, फिर हो सकता है 94 वाली भूल जाए वो। तो हाईएस्ट और लोएस्ट पता करने में, एवरेज स्टूडेंट पता करने में उन्हें दिक्कत होगी। तो सर क्या कहते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है एग्जामिन और स्टडी, मतलब सर नहीं समझ पा रहे प्रिंसिपल सर वो 50 लेके, कि मेरी समझ से तो बाहर है। अगर आप समझा सको मेरे को तो बता दो, अगर आप इंटरप्रेट कर सको। तो टीचर कहते हैं कि नहीं सर मैं कैसे बता दूं, 50 है, टाइम लग जाएगा, डिफिकल्ट है बहुत। तो सर कह रहे हैं इस डेटा को इस कैपेबल बना के लाओ, इस लायक बना के लाओ कि मैं इसे आसानी से समझ सकूं और किसी को मैं समझा भी सकूं। प्रिंसिपल सर ने कह दिया टीचर से कि आप इस डेटा को ले जाओ,
और इसे इस लायक बना के लाओ ताकि मैं खुद समझ सकूं और मैं किसी और को भी समझा सकूं इजीली। तो अब क्या करा, टीचर ने सोचा चलो इस डेटा का क्लासिफिकेशन कर देता हूँ। क्लासिफिकेशन कैसे, अब वो 50 स्टूडेंट्स की मार्कशीट उसी के पास है। उन्होंने क्या किया, ये लिया एक A4 शीट, A4 शीट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिवाइड करा इसे 4 पार्ट में और इधर लिख दिया, इधर लिखा इन्होंने नेम ऑफ स्टूडेंट और इधर लिख दी उसकी परसेंटेज। इन्होंने क्या किया, इतने ग्रुप में ले लिया कि मैं अबव 90 लूँगा, ठीक है, अबव 90% वालों के नाम इतने एरिया में लिख दूंगा, यहाँ से यहाँ तक अबव 90% वालों के। यहाँ रखूँगा मैं 80 to 90 जिसकी आई होगी उनके नाम रखूँगा इतने पोर्शन में, ठीक है। फिर मैं रखूँगा यहाँ पे 60 to 80% वालों के नाम मैं यहाँ रखूँगा, ठीक है, ये बात हो गई। फिर कहते हैं मैं बिलो 60 यहाँ रख दूँगा। अब ये हुआ, इन्होंने क्या करा, इसका इस डेटा का रॉ डेटा का क्लासिफिकेशन करा। अब जो क्लासिफिकेशन की मैंने डिफाइन कर रखी है उसको मैं यहाँ लगाता हूँ पूरा, ध्यान से देखना बिल्कुल। इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ऑर्डर। मतलब इन्होंने क्या करा, उस परसेंटेज को लेके आके इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, हाईएस्ट टू लोएस्ट लेके जा रहे हैं इन्होंने, ठीक है। एंड ग्रुप्स, इन्होंने ग्रुप्स बनाए कि मैं अबव 90 वाली इतने एरिया में लूँगा, इतने एरिया में नाम रखूँगा, 80 to 90 के यहाँ नाम होंगे, 60 to 80 के नाम इसके अंदर हैं और बिलो 60 के नाम इसके अंदर है। मतलब इन्होंने ग्रुप्स बना दिए अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि स्टैंडर्ड की मैं 90% से ऊपर के नाम इतने एरिया में लिख लूँगा या शुरुआत में 90% के रखूँगा। तो 91 वाला, 92 वाला सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हो गए, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के। जो इन्होंने स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि 90 के ऊपर के आएंगे तो वो यहाँ आ गए। इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स, इन्होंने क्या करा, अलग अलग पार्ट में कर दिया। 90 वाले ऊपर आ गए इतने में, 80 to 90 यहाँ, 60 to 80 यहाँ, बिलो 60 यहाँ, पर ये रिलेटेड पार्ट हैं, है तो एक ही इन्फॉर्मेशन, एक ही डेटा का ये मिला हुआ। तो ये बात आपको यहाँ से क्लियर हुई पहले एग्जाम्पल की। अब ये क्या हुआ, अब ये टीचर, क्लास टीचर, ये वाली जो इन्होंने ऑर्गेनाइज डेटा बना लिया क्लासीफाई करके, अभी ऑर्गेनाइज डेटा बन गया। अब मैं ऑर्गेनाइज बताता हूँ कैसे बनाइए। ऑर्गेनाइज में क्या कहता है कि सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज होगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक है, वन कैन इजीली अंडरस्टैंड। अभी मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको 50 बच्चों का रिजल्ट दे रहा हूँ, आप मेरे को ये पता करके बताओ किस बच्चे की कितनी % आई है, परफॉर्मेंस कैसी है, और एवरेज स्टूडेंट कौन है, और टॉपर लिस्ट में कौन आ रहा है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो कौन कौन से बच्चे हैं। तो आप कहोगे थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन हो जाएगा। तो ये बात तो यहाँ भी है, डिफिकल्टी होती है, करने को तो सब हो जाता है, लेकिन डिफिकल्टी को इकोनॉमिक्स में माना ही नहीं जाता। ईजी से ईजी वे में प्रेजेंट करो डेटा को, चाहे कुछ करना पड़े। वही करा इन्होंने, यहाँ पे क्लासीफाई करा % के बेसिस पे, ठीक है। ये फुलफिल हो गया, ऑर्गेनाइज डेटा निकल आया। अब ये जाते हैं प्रिंसिपल सर के पास। प्रिंसिपल सर क्या कहते हैं, अरे वाह टीचर जी, आपने तो बढ़िया काम कर दिया, आप लेके आए हो मेरे पास एक ऑर्गेनाइज डेटा एक सिस्टमेटिक फॉर्म में। अब मेरे को पता चल रहा है कि टॉपर कौन थे पिछले साल, बिलो 60 में मतलब किसको ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है पढ़ाई में, 60 to 80, और किसको जो कर सकता है और लेकिन थोड़ा ऊधम में लगा हुआ है 80 to 90, और इनको और थोड़ी टीचर्स इन पे ज़्यादा ध्यान दें तो हो सकता है ये भी अगले साल टॉपर निकल के आएँ। तो ये आ गया पहला एग्जाम्पल, सिंपल सी बात थी। 50 रिपोर्ट कार्ड इन्होंने बच्चों से फोटोकॉपी ली, प्रिंसिपल ऑफिस ले गए, सर ने कहा क्या अनऑर्गेनाइज डेटा लेके आए हो, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं नहीं समझ पा रहा, मैं इससे एनालाइज नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी कोई डिसीजन नहीं निकाल पाऊंगा, मेरी खुद समझ नहीं आ रहा। टीचर से कहते हैं तुम इंटरप्रेट करके बता दो, तुम समझा दो मेरे को। टीचर कहते हैं सर कैसे बताऊंगा, 50 है, बहुत टाइम लग जाएगा, डिफिकल्ट है काफ़ी टास्क। फिर कहते हैं प्रिंसिपल सर इस कैपेबल बना दो इस डेटा को कि मैं इससे एनालिसिस कर सकूं, मैं इससे समझ भी सकूं, खुद एग्जामिन कर सकूं, स्टडी कर सकूं, पढ़ सकूं इसे ढंग से, और किसी और को समझा सकूं ईजीली, ईजी से ईजी वे में करके लेके आना। टीचर ने कर दिया क्लासिफिकेशन, अब वो बन गया ऑर्गेनाइज डेटा। अब वो लेके गए प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल सर कह रहे हैं अरे बहुत बढ़िया, सिस्टमेटिक फॉर्म में, ऑर्डर में, और कोई इससे आसानी से समझ जाएगा। अभी आपको मैं 50 रिजल्ट दूं, उससे आप आसानी से समझोगे, या ये दूंगा केवल एक पेपर A4 शीट का, इससे समझ जाओगे? बात तो एक ही चीज़ देखनी थी आपको, उसमें भी आपको परसेंटेज देखनी है बच्चों की, किसकी ज़्यादा आई किसकी कम, इसमें भी देखनी है। तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी कि इकोनॉमिक्स के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट ईजी से ईजी फॉर्म में करना चाहिए। पहला एग्जाम्पल मैं हटा रहा हूँ अभी, ठीक है। अब मैं लेता हूँ इसमें दूसरा एग्जाम्पल। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे एक फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर एक मैनेजर है और एक CEO है। CEO कौन होता है, जो ओनर होता है, ओनर बोल देते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म ये है। अब मैनेजर क्या करा, CEO ने मैनेजर को बुलाया, CEO ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर गया उनके ऑफिस में, तो CEO कहते हैं उनसे कि एक काम करो, हमारी फर्म को खुले हुए 10 साल हो गए हैं। ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है।
क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं बना के भी दिखा सकता हूँ आपको ये पूरा, लेकिन थ्योरेटिकल समझ में आएगा जैसा पिछले एग्जाम्पल में आपको समझ में आया। और हर एग्जाम्पल में मैं आपको यही चीज़ दिखा रहा हूँ कि रॉ डेटा था तो वो कैसा था, उसके बाद उसका मतलब कि उसका क्लासीफाई करा, क्लासिफिकेशन कैसे दिखाया, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज डेटा कैसे बोला गया। मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी क्लियर कर दिया, इस वाले में और क्लियर करता हूँ आपको। देखिए, तो CEO क्या कह रहा है कि आप मेरी फर्म को खुले हुए 10 साल हो गए हैं, अब आप मेरे को ये बताओ कि हमने टोटल गुड्स अब तक कितने प्रोड्यूस कर दिए, मतलब वॉल्यूम ऑफ गुड्स बता दो मेरे को, बस वॉल्यूम ऑफ गुड्स बता दो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है मैनेजर, ठीक है सर बता दूंगा। मैनेजर गया, हो सकता है उसने खुद सर्वे किया हो, उसने खुद रिकॉर्ड रख रखा हो अपने पास, तो वो प्राइमरी है क्योंकि उसने खुद करा था। अगर कहीं और से किसी से छानबीन करके ला रहा है वो सारा स्टाफ के अंदर किसी और से पूछताछ करके, तो सेकेंडरी सोर्स हो गया। तो क्या हुआ, डेटा लेके आया वो कि उसने देख लिया सर अभी तक हमने 1 लाख गुड प्रोड्यूस करे हैं टोटल 10 साल में। ठीक है, 10 साल में 1 लाख गुड। वो गया CEO के ऑफिस, मैनेजर, उसने दिखा दिया सर को कि सर 1 लाख गुड्स प्रोड्यूस करें अब तक। तो CEO सर कहते हैं यार तुम फिर ये कॉम्प्लेक्स सा डेटा लेके आ गए, रॉ डेटा है, कॉम्प्लेक्स डेटा लेके आ गए अनऑर्गेनाइज तरीके से, ये कोई तरीका है? मैंने तुमसे कहा था 10 साल हो गए फर्म को खुले हुए, तो तुम मेरे को पर्टिकुलरली दिखाते कि ईयर वाइज हमने इतने इतने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं, ताकि मैं भी देखता कि हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ी है, हर साल हमने और कितने गुड्स बनाए हैं, या किस साल हमने सबसे कम गुड्स बनाए थे। तो अब वो कहता है कि देखो यार इससे तो मैं अभी कुछ नहीं समझ पा रहा, मैं नहीं समझ पा रहा कि इसमें किस ईयर में कितने गुड्स बनाए थे हमने। अगर तुम मुझे समझा सको इससे कि 1 लाख बनाए हैं केवल इसी बात से, तो तुम समझा दो। मतलब मैं तो एनालाइज कर नहीं पा रहा, CEO कह रहा है मैं एनालाइज नहीं कर पा रहा, मैं एग्जामिन नहीं कर पा रहा, ना मैं स्टडी कर पा रहा, इससे मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो कह रहा है मैनेजर से कि तुम मेरे को बता दो, इंटरप्रेट करो, तुम समझाओ मेरे को, तुम लेके आए हो ना एक्सप्लेनिंग टू समवन। तो वो कह रहा है नहीं सर मैं कैसे बता दूंगा किस ईयर में कितना हुआ है, एजम्पशन थोड़ी ना बताऊंगा, आपको तो एक्चुअल डेटा चाहिए। तो वो CEO कहता है ले जाओ इस डेटा को और इस कैपेबल बनाओ, इसे इस लायक बना के लेके आना, ताकि मैं इसे ईजिली समझ सकूँ और ईजिली किसी के सामने रखूँ तो वो भी समझ जाए। ठीक है ना, तो वो लेके आ गया। अब उस मैनेजर ने क्या किया, इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन कैसे किया वो देख लो। ये टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आप कहोगे हाँ यही आएगा बाद में जब पढ़ोगे। 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सही है। ये था 2001, ये था 2002, ये था 3, और ये था 2004, ये था 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010। अब इसमें क्या हुआ, इसने बता दिया कि सर इस ईयर हमने 20,000 गुड्स प्रोड्यूस करे थे। ठीक है, इस बार सर हमने केवल 5,000 करे थे। फिर इसने अगले में बताया कि सर हमने 10 करे थे, 35 इसमें कराया 5। ठीक है, फिर इसमें बोल दिया इसने सर इसमें भी हमने 10 करे थे। फिर इसने बोल दिया हमने 5 करे, फिर 5 करे इन्होंने, फिर इन्होंने 10 करे। टोटल करके देख लें एक बार, 20, 25, 25, 25, 30, 40, 50, 60, 70 हो गए। फिर इन्होंने क्या करा, 20,000 करे, और ये हो गए अब 1 लाख टोटल। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब ये इसने पूरी डिटेल दे दी कि सर 1 लाख गुड्स हमने अब तक 10 ईयर्स में किस किस ईयर में कितने कितने प्रोड्यूस करे थे। अब इसे देखते हैं, इसने इसका क्लासीफाई किया है ना ईयर के बेसिस पे, टाइम पीरियड के बेसिस पे। वैसे अगर मेथड में देखूंगा तो ये क्रोनोलॉजिकल है, लेकिन पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्लासिफिकेशन की डिफाइन से कैसे सेट बैठता है। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस, इसने सीक्वेंस में लगा दिया। 2001 से एक ऑर्डर में लगा दिया इसने, टाइमली ऑर्डर लगा दिया इसने कि 1, 2, 3, 4, उल्टा सीधा नहीं करा कि 1 में ये था, 3 में ये था, 6 में ये था, 5 में ये था, फिर 4 में ये था। अगर ये ऐसे कर देता 2001 में, फिर 3 में, फिर 2 में, फिर 6 में, फिर 5 में, तो ये अजीब सा हो जाता, वो ऑर्डर नहीं होता, वहाँ पे सिस्टमेटिक डिसऑर्गेनाइज्ड ही रहता फिर वो। अब इसने क्या करा, एक ऑर्डर सेट कर दिया, मतलब डेटा इनटू सीक्वेंसेस एक ऑर्डर में आ गया। ग्रुप्स बनाए इसने, क्या करा, ग्रुप्स बना दिए छोटे छोटे। उसमें क्या करा इसने, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के रख दिया, मतलब 2001 से रिलेटेड जितनी प्रोडक्टिविटी थी वो इस कॉलम में, 2002 से इतनी, 3 से इतनी, 4 से इतनी, सबके अलग अलग पार्ट हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट। देखो इसमें पार्ट तो हैं, अलग अलग पार्ट तो बनाए हैं इसने, लेकिन है तो रिलेटेड, एक ही डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे को, जो डेटा उसने मांगा था। तो ये बात यहाँ क्लियर होती है। अब इसे मैं अगर ऑर्गेनाइज डेटा से देखूँ, अब इसका क्लासिफिकेशन हो गया, इस वाले का क्लासिफिकेशन ये निकल के आ गया। अभी ऑर्गेनाइज डेटा बन चुका है। ऑर्गेनाइज डेटा कैसे बना, डिफाइन से देख लो, सिस्टमेटिक ऑर्डर में आ गया पूरा। अब इसे कोई भी समझ जाएगा। अगर मैं आपसे कहता कि
अगर मैं आपके पास आता, आप कहते मेरी फर्म है 1 लाख, मैं कहता आपसे 1 लाख गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं सर 10 साल में, तो आप कहते क्या भाई पागल वागल है क्या, ये बता ईयरली कितने हुए हैं मेरे को। फिर वो लेके आया, इस फॉर्म में कर दिया उसने, मैं आपको इस फॉर्म में ला के दे रहा हूँ फिर कि 2001 में सर इतने थे, 2 में इतने, तो आप कहोगे हाँ अब ये ठीक है। अगर मेरी कंपनी में कोई इन्वेस्टर आते हैं तो मैं उन्हें फर्दर दिखा सकता हूँ, ऐसा थोड़ी ना दिखाऊंगा कि हाँ ये गया मेरा 10 साल में 2001 से 2010 तक मैंने केवल 1 लाख गुड्स प्रोड्यूस करे थे, ऐसा सही नहीं लगता। यहाँ सही लगता है कि लास्ट में आगे फर्म ने ग्रोथ भी करी थी, 20,000 भी बनाए थे एक बार, उसके पीछे के रीजन ढूंढे जाएंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अभी आप समझ गए दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, ये था दूसरा। अब देखते हैं तीसरा। अब लाता लास्ट एग्जाम्पल हमारा इससे रिलेटेड, बस लास्ट है। इसमें क्या है, इसमें क्लास टीचर है एक, उन्होंने क्लास के मॉनिटर से कहा है, मॉनिटर है क्लास में, कि हमारी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स है 20, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल, ध्यान देना इधर उधर मत देखो, 20 स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर। क्लास टीचर ने कहा मेरे को हर स्टूडेंट का एक काम करो, क्लास टीचर ने बस इतना कहा मॉनिटर से कि मेरे को ये पता करके बता दो कि हमारी क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी एज 16 है, और ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी एज 17 है, और ऐसे कितने हैं जिनकी एज 18 है। मतलब 16 साल के कितने बच्चे हैं, और 17 साल में मतलब 17 ईयर्स जिनकी एज है वो कितने हैं, और 18 ईयर्स जिनकी एज है वो कितने हैं। तो इस मॉनिटर ने कहा ठीक है सर हो जाएगा आपका काम। मॉनिटर ने क्या करा, सब बच्चों के पास जाके उसके नाम के साथ उनकी एज लिखवा ली। अब वो एज क्या पेपर लेके आता है सर के पास कि सर ये है कॉपी, इसमें लिखे हुए हैं सब बच्चों के नाम। तो सर कहते हैं कि क्या भाई तुम क्या डिसऑर्गेनाइज डेटा लेके आ गए, अनऑर्गेनाइज डेटा, कॉम्प्लेक्स है कितना, मैंने तुमसे बोला था कि हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं ऐसे लेके आना। अब मैं इसमें क्या समझूं, ऊपर एक की एज लिख रही है 16, फिर आ गई 17, फिर आ गई 16, फिर आ गई 18, फिर आ गई 16, तो ऐसे थोड़ी ना मैं समझ पाऊंगा। अगर मैं कह दूं 20 बच्चे नहीं थे वहाँ पे, वहाँ थे 100 बच्चे, अब तो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अगर मैं कह दूं 1000 बच्चे हैं, चलो 1000 बच्चे हैं, हज़ारों बच्चों की हाइट लिखवानी है उनसे, लिखवा ली ठीक है। अब लिखवा के वो 4-5 पेज 10-15 पेज भर गए। अब वो ले गया सर के पास, सर ये हाइट है, हाइट में मैंने मान लिया कि 16 से 18 के बीच में होंगे, किसी की 16 है, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 18, फिर 17, 16, 18। ये ले गया आप सर के पास 1000 स्टूडेंट्स की हाइट लिख के नाम के साथ। क्लास टीचर कहते हैं अरे भाई पागल कर देगा क्या मेरे को, मैं कैसे समझ जाऊंगा इसे, पेज ही पलटता रहूंगा क्या कि, और फिर गिनूंगा बैठ के क्या है, तुम कैसा अनऑर्गेनाइज डेटा लेके आए हो, मास ऑफ फिगर्स का मतलब रॉ डेटा का, कॉम्प्लेक्स है, क्या डिसीजन निकालूं मैं इससे, क्या क्या समझूं इससे, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज। मैं इससे खुद नहीं समझ पा रहा, खुद एग्जामिन नहीं कर पा रहा। अब एक एक की पढ़ूँ फिर लिखूँ, एक एक की पढ़ूँ फिर लिखूँ। मेरे को तो ये रिकॉर्ड रखना था कि 1000 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी मतलब कि एज 16 है, और कितने ऐसे हैं जिनकी एज 17 है, कितने ऐसे हैं जिनकी एज 18 है। तो फिर वो कह रहा है तुम मेरे को समझा दो, लो पकड़ो बताओ मेरे को अभी। अब भाई मॉनिटर कह रहा है भाई मैं कैसे बता दूं, 1000 बच्चे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बैठ के तभी तो कर पाऊंगा। तो सर कह रहे ले जा इस डेटा को और इस लायक बना के लइयो, ताकि मैं ऐसे समझ सकूं और किसी और को दूं तो वो रिकॉर्ड समझ जाए कि हमारे स्कूल में अगर 1000 बच्चे हैं, या क्लास में, क्लास नहीं अब स्कूल बोलूँगा, स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो कितने बच्चे किस एज के हैं, 16 to 18 मानिए मैंने एज, तो कितने बच्चे किस एज के हैं। तो वो मॉनिटर कहता है ठीक है सर अब मैं ले ही जा रहा हूँ। मॉनिटर ने क्या करा, डेटा क्लासीफाई कर दिया, इसमें लिख दिया, इसने 3 पार्ट बना दिए। इसने एक ले लिया कॉलम एज के लिए, एक ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। एज ली इसने 16, 17, 18, और यहाँ ले लिया इसने 16 के थे 500, इधर थे 17 के 250 और 18 के थे 250 स्टूडेंट। ये बन गया बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज डेटा। वो 10-15 पेज पढ़ने से बढ़िया है, ये केवल आधे पेज में क्या 3 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। ये ले जाके उसने दिया सर को, क्लास टीचर को। कहते हैं वाह क्या डेटा लेके आए हो, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड। अब मैं इसे क्लासिफिकेशन से जोड़ता हूँ। इसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंस, सीक्वेंस में लगा दिया, एक ऑर्डर है 16, 17, 18 का, इजीली समझ सकता है कोई। ग्रुप्स बनाए इसने 16 के लिए, 17 के लिए, 18 के लिए। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मतलब जिन जिन की एज 16 थी उन स्टूडेंट्स के सबकी टोटल यहाँ रख दिए, 17 के टोटल यहाँ और 18 के टोटल यहाँ रख दिए। इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स, अलग अलग पार्ट तो बनाए हैं लेकिन सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बिकॉज एक ही इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, एक ही डेटा का पार्ट है। अब इसे ऑर्गेनाइज डेटा कैसे बोलूँगा, अब इसका क्लासिफाई हो चुका। ऑर्गेनाइज मतलब सिस्टमेटिक फॉर्म में आ गया, ये काम खत्म। सिस्टमेटिक फॉर्म में अगर मैं आपको वो 15 पेज देता 1000 बच्चों के, तो आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते कि किसकी हाइट कितनी है, टिक लगाते, अच्छा एक हो गया जिसकी 16 है, दूसरा आ गया जिसकी 16 है, फिर तीसरा आ गया, टैली सी लगाते रहते। ये क्या है, ईजी हो गया बिल्कुल। आप ऐसे किसी और को भी दे सकते हैं। अगर स्कूल का कोई और बंदा रिकॉर्ड मांगने आता है, डायरेक्टर आते हैं, तो उन्हें पकड़ा सकते हैं, सर ये देखिए हमारे स्कूल का ये रिकॉर्ड है, इतने इतने बच्चे इस एज के हैं। तो ये कहानी यहाँ ख़त्म हुई।
एक बात बस आपको याद रखनी है, रॉ डेटा क्या होता है? अनऑर्गेनाइज, सही नहीं होता, समझ नहीं सकता। मेन बात ये समझ लो, रॉ डेटा है, चाहे प्राइमरी से कलेक्ट किया हो चाहे सेकेंडरी सोर्स से, आप उससे खुद नहीं समझ सकते ढंग से, डिफिकल्टी होती है। ऐसा मतलब ये बात नहीं है कि इम्पॉसिबल हो समझना, टाइम लगेगा, डिफिकल्टी होगी। लेकिन मैंने आपको एक बात बोल दी है, इकोनॉमिक्स के अंदर डेटा रिप्रेजेंट करोगे तो ईजी से ईजी फॉर्म में करोगे, ताकि तुम्हारे बिना बताए भी सामने वाला बंदा अगर उसके सामने रख दो डेटा अपना प्रेजेंट कर दो तो वो बिना बताए समझ जाए इस फॉर्म में। तो बात यही है, डिफिकल्टी होती है खुद पढ़ने में, एग्जामिन करने में और किसी और को समझाने में। इसीलिए उस डेटा को इस कैपेबल बनाने के लिए, ताकि उससे खुद समझा जा सके और औरों के सामने रिप्रेजेंट करके अच्छे से समझाया जा सके, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन दोबारा बता रहा हूँ, डेटा को अरेंज करना सीक्वेंसेज में, ग्रुप्स में, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? एज थी 16 तो रख दिया। ऐसी जब मैंने स्टूडेंट्स की परसेंटेज ली थी कि 90 वालों के नाम यहाँ है, तो एक स्टैंडर्ड सा सेट हो जाता है कि 16 की, जिसकी एज 16 है उसके टोटल यहाँ आएंगे, या जिसकी परसेंटेज 90 से ऊपर है उनके नाम यहाँ आएंगे। तो ये एक ग्रुप बन जाता है इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स, सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट, सेपरेट करा मैंने, ऐसा तो नहीं मिक्सअप हो 16, 17, 18 ऐसे करके लिख दिया, नहीं, 16 अलग है, 17 का कॉलम पूरा अलग, 18 का ग्रुप पूरा अलग। हाँ, ये मिलते जुलते हैं सबसे, क्योंकि एक ही इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, एक ही डेटा का पार्ट है। और जब हम रॉ डेटा का क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो जो डेटा हमारा बनता है अनऑर्गेनाइज से वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। ऑर्गेनाइज मतलब सिस्टमेटिक फॉर्म में आ जाता है बस, और इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है किसी के भी थ्रू, चाहे आप समझिए या किसी और के सामने रख दीजिए वो भी समझ जाएगा बस। तो ये था हमारी इस वीडियो के अंदर। आई होप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।